हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। मानक हिंदी व्याकरण की संरचना के अंतर्गत हमने पद संरचना पर विचार किया था, जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण इत्यादि पर हमने विस्तार से चर्चा किया। उन्हें उदाहरणों के माध्यम से समझने की कोशिश की और प्रतियोगी परीक्षाओं में किस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं उन पर भी विचार किया। उम्मीद है कि आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में जिन छात्रों को भाग लेना होगा उनके लिए यह सीरीज लाभप्रद साबित हो रही होगी। कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। आज उसी क्रम में मैं कारक व्यवस्था पर बातचीत करूंगा कि मानक हिंदी व्याकरण में कारक व्यवस्था का रोल क्या है, कारक व्यवस्था किसे कहते हैं, उसे उदाहरणों के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे, सूत्रों के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे और प्रतियोगी परीक्षाओं में किस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं उनको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो उम्मीद है कि आप लगातार मेरे साथ बने रहेंगे और कमेंट्स कर जरूर बताएंगे कि आज का ये लेक्चर आपको कैसा लगा। तो हम सीधे बातचीत करते हैं कारक व्यवस्था पर। कारक व्यवस्था पर जब बातचीत की जाती है तो इसका जो रोल है, दो बिंदु सामने उभर कर आते हैं। पहला तो है कि वाक्य में जो संज्ञा और सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम का निश्चित संबंध होता है, उसे अभिव्यक्त करते हैं, निश्चित संबंधों को बताते हैं, ये कारक को स्पष्ट करते हैं। और दूसरा जो इसका महत्वपूर्ण रोल है वो है कि सार्थक वाक्यों का निर्माण, सार्थक वाक्यों का निर्माण। तो ये दो इसके महत्वपूर्ण रोल हैं जो कि कारक व्यवस्था के अंतर्गत आते हैं। हम पद संरचना को पढ़ लें, वाक्य संरचना को पढ़ लें, विकारोत्पादक तत्वों को पढ़ लें, लेकिन कारक व्यवस्था ठीक से अगर समझ में नहीं आती है तो हम शुद्ध वाक्य नहीं लिख सकते हैं। तो ज़रूरी है कि शुद्ध वाक्य लिखने और बोलने के लिए हमें कारक व्यवस्था को जानना ज़्यादा ज़रूरी है। तो इन दो चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है और बाकी मैं एक सूत्र के माध्यम से पूरे कारक व्यवस्था को समझाने की कोशिश करूँगा। उसको आप नोट भी कर लीजिए या फिर शॉर्ट स्क्रीन भी ले सकते हैं। सूत्र है कर्ता ने, कर्ता ने और कर्म को करण से जान। ठीक, कर्ता ने और कर्म को करण से जान। आगे संप्रदान को, संप्रदान को के लिए अपादान से मान। ठीक, संप्रदान को के लिए अपादान से मान। तीसरी पंक्ति है का के की, का के की संबंध में, संबंध में पे पर अधिकरण। ठीक है, अधिकरण। और आखिरी पंक्ति है संबोधन हे हो हरे, संबोधन हे हो अरे। ठीक, यही विभक्ति प्रकरण, यही विभक्ति प्रकरण। ये सूत्र है, इसको आप दिमाग में रख सकते हैं अगर कारक व्यवस्था को समझना है तो। हिंदी में कुल कारकों की संख्या 8 है, इसको आप नोट कर सकते हैं। कारक कुल संख्या कितनी है? 8 है। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, ठीक है, अधिकरण और संबोधन। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कारकों की संख्या कुल कितनी है, तो इसका उत्तर होगा 8। और मैंने बता दिया कर्ता ये ने के लिए है, कर्म को करण से, ठीक है, संप्रदान को के लिए अपादान से मान, का के की संबंध में पै पर अधिकरण, संबोधन हे हो अरे, यही विभक्ति प्रकरण।
अच्छा, कई बार व्याकरण की किताबों में आप पढ़ेंगे तो लिखा रहेगा परसर्ग या विभक्ति, ये दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। परसर्ग लिखा है तो विभक्ति समझिए और विभक्ति लिखा है तो परसर्ग समझिए। तो ध्यान रहे कि जब कर्ता रहेगा तो उसके साथ ने रहेगा, ठीक है, या फिर कर्म रहेगा तो को, करण रहेगा तो से, संप्रदान रहेगा तो को के लिए, अपादान से। आप देख रहे हैं कि दो से है यहाँ पर, एक करण में है और दूसरा अपादान में है। जो करण का से है, करण का से उसे माना जाता है कि जब कोई चीज़ साधन से प्रयुक्त किया जाता है, साधन का प्रयोग किया जाता है तो वहाँ पर करण का प्रयोग होता है, और जब कोई चीज़ किसी से अलग होती है तो वहाँ पर जब से आता है तो अपादान होता है। तो मैं ये कोशिश करूँगा कि इन सूत्रों को आप ध्यान में रखिए, बाकी कुछ उदाहरणों के माध्यम से हम इसे समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ऊपर से ही मैं इसको समझा रहा हूँ। जैसे मैंने लिखा, बहुत ही चर्चित उदाहरण है कि राम ने रावण को मारा, ठीक। तो आप देख रहे हैं कि ये संज्ञा है। मैंने बतलाया था कि संज्ञा और सर्वनाम का जब वाक्य में प्रयोग होता है और उनका जो निश्चित संबंध होता है उसी को कारक व्यवस्था स्पष्ट करता है। पहला पॉइंट बताया था। दूसरा है कि सार्थक वाक्य का निर्माण करता है। अगर सार्थक वाक्य का निर्माण करना है तो कारक व्यवस्था की जानकारी होनी चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि वाक्य भी क्या है, सार्थक है। और ने कर्ता के लिए आया हुआ है। रावण, ये भी क्या है, संज्ञा है। को यहाँ पर कर्म हो गया। मारा, ये क्या है, क्रिया है। अब यहीं पर आ जाएगा कि किससे मारा, तीर से मारा, ठीक। तो क्या हो जाएगा, करण हो जाएगा। अब इस उदाहरण के माध्यम से समझ में आ रहा होगा आपको। अब के लिए, राम ने रावण को किसके लिए मारा था, तो सीता के लिए मारा था, क्योंकि उसने अपहरण कर लिया था। तो यहाँ पर क्या हुआ, संप्रदान हो गया। तो एक उदाहरण से आपने 3 कारकों के बारे में समझा, कर्ता, कर्म, करण और संप्रदान, 4 के बारे में समझ गए। अपादान थोड़ा सा अलग है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इसमें भी से का प्रयोग हो रहा है। तो यहाँ पर अपादान में जब से का प्रयोग होता है तो किसी चीज़ का जब अलगाव होता है तो वहाँ पर प्रयोग होता है। जैसे मैंने लिखा, पेड़ से पत्ता गिरा, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि पेड़ की जो टहनियाँ हैं उनसे पत्ता जब गिरा तो क्या हुआ, अलग हो गया। तो वहाँ पर से का प्रयोग हुआ, करण का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। कई बार एग्जाम में या फिर इंटरव्यू में पूछा जाता है, ये यहाँ थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है कि करण का प्रयोग कहाँ होता है, जहाँ पर साधन का प्रयोग होता है, और अपादान का प्रयोग वहाँ होता है जहाँ पर 2 वस्तुओं में अलगाव होता है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। आप कमेंट कर ज़रूर बताइए। संबंध के बारे में मैंने बतला दिया कि जब का, की, के का प्रयोग किया जाए तो वहाँ पर संबंध कारक होता है। जितने भी हमारे रिलेशन हैं उनमें क्या है, संबंध कारक है। ये मेरी मौसी का लड़का है, ये मेरा भाई है, ये मेरे मामा हैं, ये मेरे मामा का भाई है। इस तरीके से जो भी उदाहरण है उसमें का, की, के का प्रयोग किया जाता है, वो क्या है, संबंध है। इसको समझना बहुत ही आसान है। अब अधिकरण, जिसको कि सप्तमी विभक्ति कहा जाता है, संस्कृत आप पढ़ेंगे, जो 7वां कारक के रूप में आता है अधिकरण, जिसमें में, पे, पर का प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लीजिए किसी ने कहा कि मेरा घर हाईवे पर है, तो यहाँ पर सप्तमी विभक्ति हो जाएगी, मेरा घर हाईवे पर है, ठीक है। तो यहाँ पर जो पर का प्रयोग हुआ है वो अधिकरण है, मतलब कि उसका घर हाईवे के किनारे है, मतलब एकदम मेन सड़क पर नहीं है बल्कि किनारे। लेकिन आमतौर पर लोग ऐसे ही बातचीत करते हैं कि मेरा घर मेन रोड पर है, मेरा घर हाईवे पर है, ठीक है, मेरा घर मेन मार्केट में है, तो में का प्रयोग हो रहा है, ठीक है। तो इन उदाहरणों से आपको समझ में आ गया होगा। और जब हे, हो, अरे का प्रयोग हो तो वहाँ पर संबोधन होता है, जैसे कि हे राम, ठीक है। या फिर कोई चीज़ आश्चर्यचकित होता है तो आप बोलते हैं अरे आप आ गए, अरे प्रियंबद, इश्कम्बली। इस तरीके से जब आप असाध्य बीड़ा पढ़ेंगे तो उसमें भी इसी तरीके से प्रयोग हुआ। और कई बार आप अपने दैनिक जीवन में भी हे, हो, अरे का प्रयोग करते हैं। तो उम्मीद है कि ये जो कारक व्यवस्था है आपको समझ में आ गया होगा। मेन पॉइंट्स यही था कि कारकों की संख्या कुल 8 है। कारकों की जो अहम भूमिका होती है व्याकरण में, पहला तो होता है कि सार्थक वाक्य का निर्माण करना, दूसरा
संज्ञा और सर्वनाम का जो निश्चित संबंध है उसको स्पष्ट करना, और मैंने 8 कारकों के बारे में बतलाया, सूत्र के माध्यम से बताया कि किसका किससे क्या संबंध है, जैसे कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है, और संप्रदान को के लिए अपादान से मान। तो ये दोनों के बारे में मैंने अंतर भी बताया कि करण का प्रयोग कहाँ होगा और अपादान का प्रयोग कहाँ होगा, और संबंध के बारे में कहा कि के का प्रयोग कहाँ होता है जहाँ पर संबंध होता है। तो मैंने पूरे आपके जो जीवन में रिलेशंस हैं वो सब आपके, चाहे वो पढ़ाई से संबंधित रिलेशन हो, चाहे आपके परिवार से हो, चाहे देश से हो, सब में संबंध कारक का रोल होता है। अधिकरण के बारे में मैंने बताया कि मैं पेपर का प्रयोग कहाँ पर होता है, उदाहरण के माध्यम से बताया, और संबोधन हे हो अरे का प्रयोग कैसे किया जाता है। इसी को कहा जाता है विभक्ति प्रकरण या फिर कारक व्यवस्था। जब आप संस्कृत पढ़ेंगे तो इसको विभक्ति कहा जाएगा, जब हिंदी पढ़ेंगे तो इसको परसर्ग या कारक व्यवस्था कहा जाएगा। तो उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। कमेंट्स कर जरूर बताइए। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए